नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और आज का मुद्दा भी आपको बता दें उससे पहले आपको थोड़ी सी खबर दे देते हैं। पेट भरा है इसलिए औरंगजेब बाप नजर आता है। महाराष्ट्र चुनाव के बीच AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की एक फोटो वायरल हो रही है। इसमें वो औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाते नजर आ रहे हैं। इस फोटो को लेकर बीजेपी ने ओवैसी पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता RP सिंह ने कहा कि पेट भरा है इसलिए औरंगजेब बाप नजर आता है। हालांकि अकबरुद्दीन ओवैसी की ये फोटो 2022 की बताई जा रही है। इस पर पहले भी काफी सियासत हो चुकी है, काफी सियासी बवाल हुआ था। RP सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ओवैसी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, पेट भरा है इसलिए औरंगजेब में बाप नजर आता है। अगर पाकिस्तान चले गए होते तो 5 किलो आटे के लिए लाइन में लगकर झगड़ा कर रहे होते। और ये सब वो है जिनके पूर्वजों का औरंगजेब ने तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन किया था। और याद रहे, औरंगजेब नाश्ते से पहले 1.25 मन यानी 50 किलो जनेऊ रोज तोलता था। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। तो औरंगजेब की मजार, AIMIM पर बीजेपी का वार, और ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब का जिन दोबारा वापस आया है। ये नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार औरंगजेब को लेकर सियासत गरमाती रही है और इसमें भी जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अपने अपने विचार हैं। एक तरफ जहां पर कांग्रेस है वो कहती है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ये वोट बैंक साधने का एक तरीका है, वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने का एक तरीका है। और वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना, और कई सारे भाषणों में बीजेपी के नेता औरंगजेब की एंट्री कराकर, पाकिस्तान की एंट्री कराकर अपने वोट बैंक को भी साधते रहे हैं। और जो एक है तो सेफ है वाला जो नारा अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ से आया है, प्रधानमंत्री मोदी अनेक भाषणों में देते आए हैं, उसको कह सकते हैं कि एक तरह से एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है अब औरंगजेब के माध्यम से। औरंगजेब की एंट्री को लेकर बीजेपी किस तरह की सियासत करना चाहती है, इस सियासत से क्या बीजेपी को वाकई ही लाभ होता है, या फिर इस सियासत से बीजेपी का एक ध्रुवीकरण, वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने का एक फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आप अगर देखेंगे तो 2019 में कहीं ना कहीं काम भी आया था बीजेपी को, क्योंकि 2019 में जो मुस्लिम बहुल्य सीटें थी उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत जो वोट था वो बीजेपी को गया था। तो क्या औरंगजेब की एंट्री कराना बीजेपी के लिए सार्थक साबित होता है, या फिर इसके जरिए बीजेपी हिंदू वोट को साधना चाहती है? हम आपको बता दें कि कई सारे भाषणों में हमने ये सुनने को देखा। अमित शाह ने एक भाषण में औरंगजेब फैन क्लब को लेकर कहा और निशाना साधा कि औरंगजेब फैन क्लब के जो नेता हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। तो RP सिंह का जो ट्वीट है वो भी आपको बता देते हैं, पेट भरा है इसलिए औरंगजेब में बाप नजर आता है। अगर पाकिस्तान चले गए होते तो 5 किलो आटे के लिए लाइन में लगकर झगड़ रहे होते। और ये सब वो हैं जिनके पूर्वजों का औरंगजेब ने तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन किया था। और याद रहे, औरंगजेब नाश्ते से पहले 1.25 मन यानी कि 50 किलो जनेऊ रोज तोलता था। एक बार फिर से आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब औरंगजेब की एंट्री हुई है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। दानिश कुरैशी, प्रवक्ता AIMI भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस नेता वरुण पुरोहित भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले कांग्रेस का ही रुख कर लेते हैं। सर, आपकी तरफ से औरंगजेब की जब एंट्री बाकी पार्टियों की तरफ से होती है तो आपकी तरफ से कहा जाता है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने का एक तरीका है। और साथ ही साथ जब ये कहा जाता है कि एक फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब है और उसके नेता उद्धव ठाकरे हैं जो कि कांग्रेस के ही एक घटक दल के साथ हैं, तो ऐसे में आपका क्या रिएक्शन है? क्या वाकई ही आप फैन क्लब के मेंबर बन चुके हैं, औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर हो चुके हैं? तो एब्सर्ड क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। औरंगजेब फैन क्लब कहां से आ गया? औरंगजेब को मरे पता नहीं कितने साल हो गए इतिहास में। तो ये मैं तो कह नहीं रही हूँ, ये खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं। और ये जो बयान दिया है ये दिया है अमित शाह जी ने, अभी हाल ही के भाषण में दिया है।
अमित शाह जी तो राहुल बाबा पता नहीं क्या क्या करें, खुद की जिम्मेदारी तो पता नहीं लग रही। दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है, अब गृह मंत्रालय उनके पास है, वहां तो नहीं जा रहे देखने कहाँ कहाँ क्राइम हो रहा है। मणिपुर नहीं जाते, मणिपुर पे नहीं बोलते, देश में जहां जहां क्राइम गृह मंत्री की जिम्मेदारी है वहां तो जा नहीं रहे। कभी जहां राहुल गांधी का नाम लिए भी अगर उनको नींद नहीं आती, सुबह से शाम तक राहुल गांधी कांग्रेस को कोसना, लोग इनसे हो गए परेशान। अब औरंगजेब का आप क्या कर सकते हो, अकबर का क्या कर सकते हो, 1000 साल पहले क्या स्थिति, 10,000 साल पहले क्या स्थिति, उससे तो सीख लेने की जरूरत है कि उनका नाम ले लेके फैन क्लब ये छिछोरी बातें कर रही है ना, ओछी बातें। भारतीय जनता पार्टी बहुत लो लेवल के स्टैंडर्ड पर आ गई है। इनको बताना चाहिए 10 साल में 2 करोड़ रोजगार जो दे रहे थे वो क्या हो गए क्या? 20 करोड़ रोजगार चुनाव लड़ते, 56 इंच का सीना था, सीना ठोक के लड़ते कि हमने 20 करोड़ रोजगार युवाओं को दे दिए, उस पर वोट दीजिए। वो एक शब्द नहीं बोलते। महंगाई आपने देखा, कल ही आए आंकड़े। मैं आंकड़ों पर बिलीव नहीं करता हूं, मैं तो रोज देखने जाता हूं, आप भी जाते हो प्रैक्टिकली बाजार में। क्या सब्जियों का फलों का हाल हो गया, आम आदमी तो सब्जी फल नहीं खा पा रहा। और दूसरी बातें तो, और जो घर के खर्चे हो तो अलग बात है। सर इस वो मुद्दे इनको पे दिख बाद नहीं में रहा। आ जाएंगे, लेकिन मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए। आपके पास क्या जवाब है इस बात का जब अमित शाह ये कहते हैं कि फैन क्लब के जो नेता हैं वो उद्धव ठाकरे हैं? उद्धव ठाकरे की तो पार्टी देखो, घर में घुस घुस के तोड़ तोड़ के पार्टियां, शरद पवार की घर में परिवार तोड़ना, उद्धव ठाकरे का परिवार तोड़ना और कांग्रेस परिवार की बातें करना, कोसना, और खुद के अंदर कितने परिवारवादी संभाल लेना, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे कांग्रेस क्यों, चाहे कुछ। तो अमित शाह की, जो मैं गृह मंत्री है इसलिए पद तो बड़े आदमी हो गया पद, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन उनकी जो बात, आप पॉलिटिकल बात कर रहे हो, वो इररेलेवेंट है, कोई डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है। हताश हो चुके हैं 4 जून के परिणाम के बाद, बार बार हिंदू हिंदू कर रहे हैं जिससे हिंदू पोलराइजेशन हो जाए और उनको कुछ सीटें मिल जाए। और मुझे लगता नहीं अब के मिलेगी, क्योंकि मराठा और गुजरात की अस्मिता में हमेशा संघर्ष रहा है। और गुजरात के नेता जाके, उत्तर प्रदेश के नेता जाके वहां अपनी चौधराहट जमाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में तो जनता, महाराष्ट्र की जनता है उसको करारा जवाब देगी। आपको ध्यान होगा 5 साल पहले भी मैं डिबेट्स में था, शरद पवार जी को एन चुनाव मौके पर नोटिस भेजा था, तो खुद पहुंच गए थे कार्यालय, बताइए मेरे खिलाफ क्या मामला है। वो जो मराठी अस्मिता को इन्होंने छेड़ा, उससे परिणाम उल्टा हुआ, बाद में तोड़फोड़ करना, विधायकों को इधर उधर करना। चलिए एक बार दानिश कुरैशी के पास भी चले जाते हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। दानिश कुरैशी जी, जब औरंगजेब की बात आती है तो AIMIM का नाम सबसे पहले सामने आ जाता है, क्योंकि 2022 में जो अकबरुद्दीन अवैसी मज़ार पर, औरंगजेब की मज़ार पर जब फूल चढ़ाने गए तो ये मुद्दा सामने आया और काफ़ी ज़्यादा विवाद इस मुद्दे पर हुआ था। अब उस फोटो को दोबारा ट्वीट कर बीजेपी की तरफ से कहा जा सकता है कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आग में एक तरह से घी डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें AIMIM का क्या टेक है? क्या वाकई ही औरंगजेब को लेकर सियासत गरमा रही है, या वाकई AIMIM औरंगजेब को लेकर कहीं ना कहीं संवेदनशील है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। दरअसल सबसे पहले तो औरंगजेब बादशाह जो है इस देश की एक तारीखी रियासत का मालिक है, जो अपने दौर में हो गया। अब रह गई बात कि उस दौर में बहुत सारे तरीके के लोग रहे होंगे, अच्छे भी रहे होंगे, बुरे भी रहे होंगे। अगर वर्तमान स्थिति जहां लोकतंत्र है इसकी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के लोग भी आपको मिल जाएंगे, विपक्ष के सामने आपको विपक्ष के लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज करते नरेंद्र मोदी को भी मिल जाएंगे। हर दौर में ये चीजें रही हैं। रह गई बात, अगर इतनी नफरत है भाई, तो जो आर्टिफ जो बना रखे हैं भारत के जो लेखाभिषेक है उसमें औरंगजेब का इतना सारा मटेरियल जमा करके मोदी जी ने कर रखा है, उसको हटाइए कब। और दिक्कत यह है कि आपके लिए राजनीति शायद हो सकती है, लेकिन किसी पर कोई पाबंदी तो नहीं लगी हुई है इस देश में। इस देश में मेरी बात सुनिए, जिस दिल्ली में मोदी जी या योगी जी रहते हैं वहां पर कितने सारे क्रिस्टी जो ब्रिटिशर थे उनके नाम से वहां पर रोड है, क्या वो हटा दिए? तो ये जो राजनीति है मुझे लगता है ये तोछड़ी या बिल्कुल ओछी नहीं, बिल्कुल निम्न स्तर की भी। अच्छा, आप बता दीजिए दानिश जी, ये औरंगजेब के नाम से फायदा किसको होता है? क्या आपको फायदा होता है, आपकी पार्टी को फायदा होता है? क्योंकि अगर मैं 2019 में आंकड़े देखूं तो मुस्लिम बहुल्य सीटों का जो हाल था 2019 में, कुल सीटें 38 थी, सबसे ज्यादा बीजेपी की तरफ सीटें गई थी मुस्लिम समुदाय की, जो मुस्लिम बहुल्य सीटें थी। तो इसमें फायदा देखिए, मैं आपको एक बात सुनिए, देखिए मैं आपको एक बात कहूं, इस देश में फायदा सिर्फ आम आवाम को होता है। फायदा उसको होगा जिसको रोजगार मिलेगा, फायदा उसको नहीं मिलेगा। तो बात ही नहीं होती ना भाषणों में। आप किसी का भी भाषण देख लीजिए, आप अपने ही AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी का भाषण देख लीजिए, अकबरुद्दीन का भाषण देख लीजिए, मैनिफेस्टो की तो बात ही नहीं होती, वो तो आप छोड़ ही दीजिए। और इसी की बात आलोक वत्सी से मैं करना चाहती हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, ऐसा क्यों होता है जो मैनिफेस्टो में हम सुनते हैं वो भाषणों में क्यों नहीं आता है?
क्या पार्टियों को पता है कि जो मैनिफेस्टो का प्रभाव है वो शायद भाषणों से ना वो व्यक्त कर पाए, या इस तरह के भाषण देके, इस तरह के उत्तेजित भाषण देके, चाहे वो AIMIM की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वो अन्य किसी पार्टी की तरफ से हो, वो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं? देखिए तमन्ना जी, आज के दौर में औरंगजेब की बात करना हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की बात है। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से अकरुद्दीन ओवैसी ने जाकर उनके मजार पर फूल चढ़ाए और जिस तरीके से वहां पर नतमस्तक हुए, उससे स्वाभाविक रूप से हिंदुओं के अंदर एक घृणा की भावना पैदा हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर बहुत दमन किया, बहुत अत्याचार किया, जाजिया कर लगाया, 100 मन जनेऊ तोलता था, बहुत कन्वर्जन भी किए, बहुत हिंदू मंदिरों को भी उसने क्षति पहुंचाई। तो जिन लोगों ने भी इस तरीके की बातें की हैं, उन्होंने अपने वोट को कंसोलिडेट करने के लिए ये बातें की हैं, लेकिन इससे हिंदू सेंटिमेंट्स पूरी तरीके से हर्ट हुआ है और होगा। तो जो भी लोग इस तरीके की बातें उछालते हैं, इसका शुद्ध मतलब होता है कि इसकी राजनीतिक लाभ उठाने की बात। और मैं नहीं समझता हूं कि आज के दौर में इस तरीके की बातें होनी चाहिए। अरे आप चुनाव में जा रहे हैं तो आप परिवर्तन लाने की बात कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं समाज के लिए, देश के लिए, इसकी बातें कीजिए। लेकिन घूम फिर के इन चीजों पर आना, मैं समझता हूं ये किसी के लिए भी ओछी राजनीति है, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या AIMIM की तरफ से हो। इस तरीके की बातें। और आलोक जी, मुझे लगता है कि इसका फायदा मुस्लिम समुदाय को होता भी नहीं है, क्योंकि जब आप मुस्लिमों के बीच में जाते हैं तो वो कहते हैं कि कांग्रेस हमारे पक्ष में बात करती है, लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो बैठी हुई है, जो योजनाएं वो चलाती हैं, योजनाओं का लाभ उनको वहीं से मिल रहा है। बिल्कुल, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो समान रूप से सभी को मिल रही है। तो मैं नहीं समझता हूं जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं। अब बहुत से मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में आपने अभी आंकड़े दिए जिसमें बीजेपी को सीटें ज्यादा मिली हैं। तो वो मैं नहीं समझता हूं कि इस तुष्टीकरण की राजनीति से बिल्कुल, इस तुष्टीकरण की राजनीति से किसी को कोई फायदा नहीं है। एक बार फिर से मैं कांग्रेस का रुख करूंगी, वरुण पुरोहित जी हमारे साथ है। हिंदू हृदय सम्राट ये कहा जाता था बाला साहेब ठाकरे को, और अभी हाल ही के भाषण में, क्योंकि मैं भाषणों की बात करूंगी क्योंकि औरंगजेब की एंट्री भी भाषणों के माध्यम से हुई है, तो हाल ही के भाषण में PM मोदी ने कहा कि अब हिम्मत नहीं है किसी की कि हिंदू हृदय सम्राट बोल दे। खासतौर पर उद्धव ठाकरे पर उन्होंने निशाना साधा कि अगर उद्धव ठाकरे को बोला जाए हिंदू हृदय सम्राट बोल दो तो मुंह छिपाते हुए नजर आएंगे। क्या ये सच है? क्या हिम्मत है कि आप महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान हिंदू हृदय सम्राट बोल दो? एक को तो आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, आप खुले तौर पर ताल ठोक कर कह सकते हैं कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं, बाला साहेब ठाकरे के नक्शे कदमों पे चलने वाले हैं। तमन्ना जी, आपने किसका नाम लिया? मोदी जी का लिया शायद जी। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो देखिए किस कदर गरिमा पद की गिरा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है इस बात। बाला साहब ठाकरे जैसे वरिष्ठ जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनके बारे में ऐसा भाषण में प्रयोग करना उनके लिए कैसे कर सकते हो, क्या ऐसे कर सकते हो? भाई उन्होंने अपना जीवन जिया है। बात कहिए सर, आप ये कह सकते हैं हिंदू हृदय सम्राट। पूछ रहे हो आप प्रधानमंत्री के बयान पे, तो आप जवाब पूछ रहे हो। अरे मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप यहाँ पर मंच पर इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पर आप एक बार बोल दीजिए कि हाँ, हम हिंदू हृदय सम्राट हैं और हम हिंदुओं की बात करते हैं। मन्ना जी, बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे और रहेंगे, उनका नाम हमेशा जब तक इस इतिहास में याद किया जाएगा। मोदी जी क्या इस बात को कर रहे हैं? मोदी जी तो अपनी पद की गरिमा गिरा रहे हैं। जो लोग इस दुनिया में नहीं, बुजुर्ग हैं, उनका नाम ले लेके चिछालेदारी कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी ओछी राजनीति, देश के अंदर निकृष्टता का आप जो पैमाना बता रहे हो, सब इस बात से नाखुश है पूरा देश की प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पद पे रहते हुए अगर आप इतनी निकृष्टता के गरिमा गिरा के ऐसे शब्दों का उपयोग करोगे चुनावी फायदे के लिए, आपको बाला साहब ठाकरे का नाम क्यों आ रहा है भाई चुनावी में? आपने अभी आलोक जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हो, दानिश भाई भी कह रहे हैं, 10 साल में जो आपने उपलब्धियां करी, रोजगार दिए, महंगाई दी, आम आदमी को उससे मतलब, आम आदमी को औरंगजेब से या किसी से आज क्या मतलब है? मुझे बताइए। एक किसी मुसलमान के पास आप चले जाओ, मैं तो नहीं करता हूं हिंदू मुसलमान के, भारतीय जनता पार्टी ने समाज का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है, विभाजन करने का प्रयास किया है, वो भी एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्ट का हिस्सा है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का वोटर है।
कोई भी वोट मांगने जाएगा। अब आप मुसलमान औरंगजेब से कैसे इन्फ्लुएंस होगा, मुझे ये बताइए। भारत का आज का मुसलमान, उसको चाहिए रोजगार, चाहिए महंगाई कम चाहिए, आम आदमी को वो चाहिए, उसको आम आदमी के जैसे क्यों नहीं ट्रीट किया जा लेकिन रहा है? वरुण जी, यही तो विडंबना ना कि इस बार जो महाराष्ट्र में इलेक्शन है उसका जो चक्रव्यूह है, जो ध्रुवीकरण का चक्रव्यूह है, वो चार बिंदुओं पे गूंज रहा है। एक है वोट जिहाद, एक है पाकिस्तान, एक है आपका औरंगजेब और चौथा है धर्म युद्ध, जिसमें से इस वक्त औरंगजेब सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो कुरैशी जी से ये जवाब ले लेती हूँ। सर, आप मुझे बताइए क्यों औरंगजेब इतना ट्रेंड कर रहा है? बाकी चीजें भी तो हैं। मैं आपकी ही बात कर लेती हूँ। चलिए, असदुद्दीन ओवैसी भी जब जाते हैं संभाजी नगर, क्योंकि वहां पर उनका अच्छा खासा पकड़ है और मुस्लिम बहुल इलाका है, तो ऐसे में जब वो जाते हैं तो वो भी तो ऐसे ही भाषण देते हैं, कहाँ बात करते हैं नौकरियों की? पूछ रही है? जी जी जी। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं कि औरंगजेब की बात की जाए या और किसी भी मुगल बादशाह की बात की जाए, तो एक बात मुझे ये बताइए, ना आपने देखा है ना सुना है, लेकिन इसी देश में हमने आपको ऐसे बुजुर्ग भी मिल जाएंगे भारत के अंदर में जिन लोगों ने सन 47 का विभाजन देखा है। आप मुझे ये बताइए कि हमारे नजदीक अगर उसकी बात की जाए, टाइम की बात की जाए, तो औरंगजेब ज्यादा पुराना है या जिन्ना ज्यादा पुराना है? वो जिन्ना जिसको आपने माई बाप बनाया, जिसके मदार पे जाके आप कशीदे पढ़ रहे थे, जिसको आप सबसे बड़ा सेक्युलर का तमगा दे रहे थे। सर, आपके हिसाब से औरंगजेब कौन था? आप कह रहे हैं कि आपने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। याद है ये सुनिए, इंटरप्ट मत करिए। मुझे ये बताइए, औरंगजेब को तो शायद हमने नहीं देखा, लेकिन जिन्ना का इतिहास तो अभी रिसेंट है, ज्यादा दूर नहीं है। वहां जाके कौन कशीदे पढ़ रहा था? क्या मोदी जी इस पे कहेंगे कि आडवाणी जी जो है वो देश के गृह प्रधानमंत्री रह चुके हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं? क्या जिन्ना उनका वो है क्या आका जिसके लिए ये कशीदे पढ़ रहे हैं? तो इनका प्रॉब्लम क्या है? ये जो चीजें ओझल नहीं है उस पे बात करना चाहते हैं। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को रोजगार दीजिए, आप मुसलमानों को तरक्की दीजिए। दानिश जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। दानिश जी, एक छोटा सा सवाल है। आप जिन्ना की बात कर रहे हैं, आप हाँ बताइए। आप मुसलमानों को एक सीट देना नहीं चाहते, आप मुसलमानों का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हिस्सा उनको देना नहीं चाहते, और उसके बाद औरंगजेब की बात करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि छल कपट है। यही छल कपट वो हिंदुओं को या नौजवान दूसरे समाज के लोगों को बरगला रहे हैं, ये कह के कि भाई औरंगजेब। अरे बात औरंगजेब की कहाँ है? जो आपसे रोजगार मांग रहा है, जो आपसे जॉब मांग रहा है, उसको रोजगार दीजिए। जो महिलाएं सुरक्षा मांग रही हैं, उनको सुरक्षा दीजिए। वो नहीं दे पा रहे हैं, देश को संभाल नहीं पा रहे। चीन घुसता जा रहा है, कनाडा के साथ हमारे मामले तंग होते जा रहे हैं, विश्व में डंका बज चुका है। नेपाल के लोग जो सर, मैं भी एक सवाल पूछ लूं। राजनीतिक वो चीन से जाके दानिश जी, एक सवाल मेरा ले लीजिए प्लीज। औरंगजेब कहाँ है? अच्छा, एक सवाल मेरा ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि इतिहास में हमने कहाँ औरंगजेब को देखा है? आने वाली पीढ़ी ने तो, खैर हमने भी जिन्ना को कहाँ देखा, आने वाली पीढ़ी तो वो भी नहीं देखेगी। हम तो इतिहास के उस पे ही चलते हैं ना, जो इतिहास में लिखा होता है उसी को पढ़ते हैं, उसी को ही देखते हैं। आप मुझे ये बताइए कि औरंगजेब आपके हिसाब से क्या है? हो सकता है मैंने अलग इतिहास पढ़ा हो जिसमें था कि औरंगजेब सबसे ज्यादा क्रूर शासक था। हो सकता है आपका इतिहास क्या कहता है? सुनिए, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। औरंगजेब इस देश की तारीख है। अगर कोई उसको एक्सेप्ट करेगा तब भी, नहीं करेगा तब भी। औरंगजेब के दादा परदादे जो भी होंगे, लेकिन वो जन्मा यहाँ गुजरात के गोधरा में है और यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा। अगर सुनिए किसी को उससे नफरत हो सकती है, किसी को उससे मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मेरा रोजगार जो है वो औरंगजेब की बदौलत नहीं हटका। आप ये कह दीजिए कि भाई औरंगजेब की वजह से हम रोजगार नहीं दे पा रहे, कहिए। आप ये कह दीजिए कि हम महिलाओं की सुरक्षा औरंगजेब की वजह से नहीं दे पा रहे, हम ये कह दीजिए कि किसानों की आय हम औरंगजेब की वजह से नहीं बढ़ा। बोलिए ना, आप बोल नहीं पा रहे। आपका प्रॉब्लम यह है कि जो चीजें आप बता नहीं सकते। आप महाराष्ट्र में आपने क्या क्या काम किया अलायंस में, 5 साल पूरे होने को आ गए सरकार को, आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी ये बातें कह रहे हैं कि वो हिंदू सम्राट है, वो मुस्लिम सम्राट है। अरे क्या हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं? आप में अगर जरूरत है तो आप कहिए कि हमने नौजवानों को ये दिया, महिलाओं को वो दिया, किसानों को वो दिया। आपके पास दोबारा आऊंगी। आलोक वत्सी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी।
मैं आपको कुछ भाषणों के औरंगजेब की जहां जहां एंट्री हुई है उसके छोटे छोटे आपको बताती हूँ क्या कब कब हुई है। देवेंद्र फडणवीस के भाषण में अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा था कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा, औरंगजेब की पहचान पर तिरंगा फहराया जाएगा पूरे पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की भी एंट्री उसी के माध्यम से हो गई। अमित शाह कहते हैं उद्धव औरंगजेब की कब्र पर जाते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं औरंगजेब ने देश को लूटा था। ये तमाम भाषणों में जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, औरंगजेब को सियासत में लाया जा रहा है, जैसा कि मैंने भी आंकड़े बताए कि उसमें कहीं ना कहीं फायदा तो बीजेपी को होता दिख रहा है। लेकिन क्या ये हर किसी चुनाव में इस चीज को लाना, क्योंकि एक समय था सर, जहां तक मुझे पता है एक समय था जब सम्राट शिवाजी के ऊपर राजनीति होती थी और उनके नाम पर महाराष्ट्र में वोट लिए जाते थे। ये अचानक से औरंगजेब का जिक्र पिछले कुछ सालों से आना शुरू हुआ है, जब 2022 में मजार पर फूल चढ़ाए गए। क्यों शिवाजी वर्सेस औरंगजेब देखने को मिल रहा है? क्या ये दोनों हर पार्टी की गलती नहीं है? देखिए तमन्ना जी, जब आदमी मेन लाइन से हट जाता है हाँ। तो वो ऐसी चीजों का सहारा लेता है। अकरुद्दीन ओवैसी ने उनके मजार पर फूल चढ़ाकर हिंदू सेंटिमेंट्स को जगाने का काम किया, हर्ट करके जगाने का काम किया। इसमें कोई शक नहीं है औरंगजेब एक क्रूर शासक था। अभी एआईएम के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने नहीं देखा। हाँ। हमने तो हमारे यहाँ तो गांधी को भी बहुत लोगों ने नहीं देखा है इस जनरेशन में। तो क्या ये नहीं जानते हैं कि गांधी जी की क्या योगदान था भारत को आजाद कराने में? बिल्कुल। ये बातें करना तो बेफजूली है कि जिसको हमने देखा नहीं उसके बारे में हम बात ही नहीं करें। हाँ। और वो तो ये भी नहीं कह रहे कि औरंगजेब क्रूर शासक था, उन्होंने ये भी नहीं कहा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पैदा हुआ था। हाँ। भारत का सपूत है। अरे भारत में कपूत भी तो बहुत पैदा हुए, देशद्रोही भी तो बहुत पैदा हुए, जिन्होंने वतन के साथ गद्दारी की। और इसमें कोई शक नहीं कि औरंगजेब, जहां जहांगीर का नाम आता है, जहां शाहजहां का नाम आता है, जहां अकबर का नाम आता है, वहां कहां कोई कह रहा है, कोई हिंदू भी नहीं कह रहा कि ये क्रूर शासक थे। लेकिन औरंगजेब तो क्रूर शासक था जो अपने भाइयों को कत्ल कर दिया, अपने बाप को पानी के लिए तरसा दिया। हाँ। ये तो इतिहास गवाह है। ऐसे आदमी की एंट्री कराना, फिर नेचुरली एक्शन का रिएक्शन होगा। उसके रिएक्शन में जो भी आपने नेताओं की बातें कही है वो उसके रिएक्शन में आई है। बिल्कुल। और ये सब इसलिए हो रहा है कि वोट बैंक को संतुलित किया जाए अपने पक्ष में। बिल्कुल। ऐसा कम से कम इस युग में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये विडंबना है कि राजनीतिक स्तर बहुत नीचे आ चुका है। जनता इसे देखकर फंस रही। जी, वरुण पुरोहित का रुख करते हैं। वरुण जी, ठीक है, बीजेपी औरंगजेब के नाम से इस पूरे राजनीतिकरण कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, अवसरवाद की राजनीति कर रही है, तमाम चीज़ें आप कह लेते हैं। लेकिन कभी आप खुले में ये नहीं कहते हैं कि हाँ हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, या फिर मैंने हृदय सम्राट जैसा जिक्र किया। आप खुले में कभी ये नहीं कह रहे? क्या आप सेफ खेलना चाह रहे हैं, सेफ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि मुस्लिम वोट बैंक भी, जो कहा जाता है कि कांग्रेस की तरफ उसका इंक्लिनेशन होता है? तमन्ना जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद दूंगा। आपके चैनल को मैं देख रहा हूं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको समाज में गलत असर पड़ रहा है, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था पे गलत असर पड़ रहा है, उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। तो वो कांग्रेस पार्टी कभी भी राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट नहीं रही है, जैसा कि आज नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। ना तो कांग्रेस मुसलमान को फेवर करती, ना हिंदू करती है। भारत की संप्रभुता को, भारत से संबंधित कोई मामला होता है भारतीय बोलते हैं हम सब। ये जो भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए क्रिटिसिज्म हो रहा है, 10 साल से सत्ता में होने के बावजूद वो ऐसे मुद्दे उठा रही है वोट लेने के लिए जो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। आप 10 साल से सत्ता में हो, ठीक है, आपने तोड़फोड़ करके सरकारें बनाई, तो सरकार तो आपकी बनी तोड़फोड़ करने के बाद। अब बार बार कभी औरंगजेब, कभी बाल ठाकरे, शिवाजी महाराज की इसलिए नहीं बात करते क्योंकि उनकी जो मूर्ति इन्होंने बनाई वो गिर गई, तो इनका पोल खुल जाती है। मोरबी में पुल बनाते हैं वो खुल जाते हैं। तो ये जो इनका जो सिस्टम चल रहा है वो पूंजीवादी व्यवस्था के लिए चल रहा है। इनको पूंजीवाद को पोषित करना है, बाकी चीज को डिस्ट्रैक्शन करना है। अभी महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र में
इतने मैंने देखा चैनल पे, सब पे किसानों की कितनी जबरदस्त समस्या रही है। विदर्भ में तो हम शुरू से देख रहे हैं पानी की कितनी समस्या रही है। हमेशा गर्मियों में क्या हाल हो जाता है, पानी नहीं मिलता लोगों को, धरती तड़क जाती है जगह जगह से। तो उस चीज पे तो कोई फोकस ही नहीं है जो आप आलोक जी, आपने, दानिश भाई ने, सबने बात करी। हम नेताओं के भाषणों पे जाने के बजाय अगर मुद्दे होने चाहिए कि जनता को क्या मिला 10 साल में, आगे क्या मिलेगा, उस बात पे जो आपने बहुत बढ़िया बात करी, मैनिफेस्टो पे चर्चा क्यों नहीं होती? ये चर्चा जी मैनिफेस्टो पे। पिछला मैनिफेस्टो जिस सरकार था, किसी पार्टी का हो, उन्होंने क्या उसको कंप्लीट किया, नहीं किया, उसमें क्या वादे निभाए, नहीं निभाए, आगे जो वो कर रहे हैं वादे वो निभाए कि नहीं निभाए। मैं कल एक देख रहा था, वो सच है कि नहीं पता नहीं, व्हाट्सएप पे भी है और टीवी पे भी कई चीजें ऐसी आती है जो कई बार पुष्टि नहीं हो पाती है, कि सोयाबीन की बात थी, शायद 6,000 एमएसपी की बात चल रही है, वो 3 चुनाव से 6,000 ही चल रही है। तो ये सब चीजें जनता को टीवी के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, और जो सोशल वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर है हम जैसे, उनको जाके जनता को जागृत करना चाहिए कि भाई ये जो नेता लोग हैं ये तुमको फ्री बीज की बात कर रहे हैं, देंगे नहीं देंगे। तो वो सब मुद्दे होने चाहिए। मैंने महंगाई बेरोजगारी की बात इसलिए की, सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो है वो महंगाई का और बेरोजगारी के। चलिए, हम भी चाहते हैं कि जहां जहां कांग्रेस है वो भी इस सब की बातें करें। एक बार लास्ट रिएक्शन ले लेती हूँ। आलोक वत्सी हमारे साथ लगातार बने हुए राजनीतिक विश्लेषक। सर, आपसे लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, या फिर आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि इस बार जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो सबसे ज्यादा नॉन प्रिडिक्टेबल चुनाव है, क्योंकि जितने भी, अगर आप देख लीजिए, शिवसेना वर्सेस शिवसेना, पवार वर्सेस पवार, और हर किसी के आगे एक चैलेंज है, अपने आप को साबित करने का चैलेंज है। तो आप मानते हैं इस बात को कि सबसे ज्यादा नॉन प्रिडिक्टेबल चुनाव इस बार महाराष्ट्र में होने वाला है? में कोई शक नहीं है तमन्ना जी, कि जिस तरीके के हुआ, आपको जिस तरीके की रस्साकशी देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से एक ही दल अपने ही दल से भिड़ रहा है, तो ये कहना कि इसकी नैया पार लगेगी, ऊंट किस कर पर बैठेगा, ये अभी बिल्कुल ही भविष्य के गर्त में है। जनता सारा कुछ देख रही है, और ऐसी ऐसी चीजों की एंट्रियां हो रही है जो इस मॉडर्न युग में नहीं होना चाहिए, और कोई भी पार्टी उसमें पीछे नहीं है। हर आदमी चाहे कुछ करना पड़े, कुछ बोलना पड़े, अपनी तरफ वोट बैंक आ जाना चाहिए। तो ये सार्थक राजनीति नहीं है। बिल्कुल, यानी कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, और जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे भटकते हुए दिख रहे हैं पार्टियां। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।